आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी संदीप शर्मा चोटीवाले के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो आप लोगों के दुख दर्द का साथी है और जिसे कहा जाता है सरताज जनसेवा ग्रुप के चेयरमैन। मन से जो काम करते हैं, जो आपके दर्द को अपना दर्द मान के काम करते हैं, उनसे मैं मिलवाऊंगा और वो किस प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों का काम कर रहे हैं, वो जानेंगे कि वो किस प्रकार से किस पद्धति पे काम कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप पिछले काफ़ी समय से लोगों की सेवा कर रहे हो, सामाजिक काम कर रहे हो, वो किस प्रकार की आपकी सोच से आपने वो स्टार्ट किया था? देखो, जहाँ तक आपने सामाजिक कार्यों की बात करी तो हमने संगठन बनाया था सरताज जनसेवा ग्रुप। उसका हमारा उद्देश्य था कि भाई जैसे बहुत से संगठन हर क्षेत्र में होते हैं और हमने भी इस चीज़ पर विचार किया कि जब हम कहीं भी जाते थे तो देखते थे कि अनेकों जो सामाजिक संगठन एनजीओ बने हुए हैं और समाज हित में देश की भलाई के लिए वो परस्पर काम कर रहे हैं। तो हमने भी विचार किया था कि एक संगठन हमारे मेंढर जिले का भी होना चाहिए ताकि हमारा कोई युवा साथी, यहाँ का कोई भी आदमी अगर बाहर जाता है तो इस बात पर गर्व महसूस कर सके कि भाई हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा संगठन है जो हर गरीब वर्ग की, हर वर्ग की मैं कहूँ कि आवाज़ उठाता है। उस बात को ध्यान रखते हुए हमने ये संगठन बनाया था कि हम अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और देश हित में जो भी बात आए उसमें हम अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें और समाज की भलाई के को सोचते हुए हमने इस संगठन का निर्माण किया था। सर, लगभग कितने समय पहले आपने इस संगठन की शुरुआत की थी? देखो, इस संगठन का रजिस्ट्रेशन हमने 2011 में करवाया था। आज लगभग इसको 9 साल पूरे होने वाले हैं। 9 साल पहले इस संगठन का हमने निर्माण किया था। तो सर, 9 साल से आप इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, तो लोग आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं कि वो हमारी सेवा करते हैं। तो आजकल कुछ मुद्दे चले हुए हैं करंट में। कुछ दिन पहले ही आपके द्वारा एक अखबार में एक मैंने पढ़ा था कि पात्रता के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखियो, जो हमारे हरियाणा सरकार ने एक नियम बना रखा है कि जो अपना जेबीटी का इनका जो भर्ती होती है उससे पहले एस्टेट जिसको हम बोलते हैं हरियाणा में, उसकी एक परीक्षा होती है और उसका एक समय निर्धारित होता है कि बस उस परीक्षा में जो भी व्यक्ति पास होगा उसको उस समय के दौरान ही उसकी लिमिट होगी, उसके बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये मामला हमारे संज्ञान में आया था कि पिछला जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसके समय उसका पूरा हो गया, लेकिन उस दौरान अपने हरियाणा में एक भी भर्ती नहीं हो पाई। तो ये एक अजीब विडंबना मैं कहूँ कि है कि एक पात्रता परीक्षा को करने के लिए कितना सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च आता है और कितनी परेशानी हमारे युवा साथियों को उठानी पड़ती है। और परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद में अगर एक भी मौका उस उम्मीदवार को नहीं दी जाता तो उस परीक्षा का मेरे मायने में कोई औचित्य नहीं होता। या तो फिर अगर कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसको 3 अवसर जरूर देने चाहिए, या चाहे उसका समय बढ़ाया जाए या सरकार कोई ऐसा नियम करे कि 5 साल के दौरान 2-3 उसकी जो ना भर्तियाँ हों। तो हमने उस चीज़ को सरकार इस बारे अवगत करवाया था कि भाई या तो इसका समय बढ़ाया जाए या कम से कम आप एक तो भर्ती जरूर इसमें करो, नहीं तो इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रहेगा। और उसी को लेकर हमने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इस बारे एक लिखित पत्र भेजा था। अगर कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो फिर जो छात्र हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो आगे काम भी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखो, चुनाव से पहले कई प्रकार के जैसे नेता वादा भी करते हैं, जिस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई एक कैलेंडर हम बनाएंगे, एचएससी का कैलेंडर। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 5 साल के दौरान सरकार निर्धारित करते कि कितनी परीक्षाएं होंगी और किस किस समय होंगी, तो जो बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। हमारी पुलिस की परीक्षा उस समय होगी, क्लर्क वाली उस समय होगी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हरियाणा में जो भी भर्तियां होती हैं वो इतनी ज़्यादा लंबित हो जाती हैं कि आज हम अगर फॉर्म भरते हैं तो 3 साल तक उनके एग्ज़ाम नहीं होते, फिर चौथी साल में जाकर उनका परीक्षा परिणाम आता है। फिर भी अगर कोई कोर्ट का मामला आ गया तो और भी ज़्यादा लंबित हो जाती हैं। तो उसमें जो एक अहम समय होता है, जो भी बेरोजगार युवा साथी है वो जो उनका एक एज लिमिट होता है वो समय उनका निकल जाता है। आप सपोज करो कोई एक व्यक्ति जैसे जिसने क्लर्क का फॉर्म भर दिया और उसका परीक्षा हो जाते 3 साल तक रिजल्ट नहीं आता, तो 3 साल का जो अहम समय है वो उस रिजल्ट के इंतजार में बैठे रह जाता है। तो अगर इसका एक कैलेंडर जारी कर दिया जाए, जिस प्रकार से चुनाव से पहले उन्होंने जेजेपी पार्टी ने वादा भी किया था, अगर उनकी सरकार आती है या हिस्सेदारी होती है तो एक एचएससी का कैलेंडर बनाया जाएगा और 5 साल के दौरान जितनी भी भर्तियां होंगी वो निर्धारित
निर्धारित कर दी जाएंगी और उसी डेट के हिसाब से एग्जामिनेशन होंगे कि जब कोई व्यक्ति फार्म भरेगा युवा साथी तो उसको पहले बता दिया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम उस समय होगा, इंटरव्यू तब होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की अगर रूपरेखा बनाई जाए तो हमारे बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनको रोजगार पाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जिस प्रकार से आप एचएससी की बात कर रहे हैं, तो जो हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो महेंद्रगढ़ के छात्र होते हैं उनका यमुनानगर या उधर मतलब 200-300 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, तो आपने इसके रिलेटेड भी एक बार मैंने देखा था कि आपने कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा था, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब से हरियाणा बढ़ा है जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो मान के चलो कि भिवानी ज़िले से दूर दूर होते हैं, और विशेषकर हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले के जितने भी युवा साथी हैं उनको पानीपत, यमुनानगर 250-300 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। लेकिन 2018 में हमने अपने ग्रुप के माध्यम से इस मुहिम को उठाया था कि महेंद्रगढ़ जिला भी हरियाणा का एक हिस्सा है और जितने भी हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एक डी ग्रुप से लेकर बड़े तहसीलदार तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो महेंद्रगढ़ में होने चाहिए। और उस मुहिम को हमने बड़ी बारीकी से लिया था। उसके बाद में जैसे डीसी जब उस समय यहाँ गरिमा मित्तल होती थी तो वो भी इस मामले में कहीं न कहीं मतलब फंस से गए थे वो भी, तो मैंने उसको कहा था कि भाई हम इस मामले की जांच करवाएंगे, क्योंकि चेयरमैन एचएससी ने ये कहा कि भाई डीसी ने ये रिपोर्ट नहीं भेजी इसकी कि महेंद्रगढ़ में भी हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ एग्ज़ाम हो सके। तो हमने कहा था कि महेंद्रगढ़ में तो ऐसे ऐसे शैक्षणिक संस्थान है जो और जिलों में तो है भी नहीं। महेंद्रगढ़ तो आज शिक्षा का हब हो चुकी है, इतने बड़े बड़े संस्थान है, तो आपको ये क्यों महसूस नहीं हुआ कि महेंद्रगढ़ में भी एग्ज़ाम होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त ने रिपोर्ट नहीं दी। तो हम कहा था कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या जिला उपायुक्त ने नहीं दिया, चेयरमैन की गलती थी? तो वो मामला काफ़ी दिन चला। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि यहाँ एक डी ग्रुप का एग्ज़ाम से लेकर और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम भी महेंद्रगढ़ में पहली बार हुए थे। उससे पहले आपने देखा होगा कभी भी महेंद्रगढ़ में एग्ज़ाम नहीं हुए। उस बात को हमने बड़े लेवल तक उठाया था और उसमें सफलता भी मिली थी। और उसके बाद में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ बहुत से युवा साथी यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे। उसके पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जहाँ महेंद्रगढ़ के नाम को कहीं न कहीं एक छुपाया जा रहा है कि हर बात को लेकर, क्योंकि हमारा नाम जब उजागर होगा कि अगर मान के चलो कि एक भर्ती में 20,000 कैंडिडेटों का यह एग्ज़ाम होता है तो 20,000 कैंडिडेटों के पास उस कॉल लेटर पर महेंद्रगढ़ जिले का नाम लिख के जाएगा, उसमें सतनाड़ी चौक का जाएगा, हमारे स्कूलों का नाम जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले का नाम उससे आगे बढ़ता है। और जो आमदनी का एक सोर्स है, उसमें कई लोगों ने ये भी कहा था कि एक कमी वहाँ रह गई थी कि हमारे जो साथी थे उनको तो फिर भी वहीं भेज दिया था, उनके घरे क्षेत्र में एग्ज़ाम नहीं हुई। हमने कहा था कि 50 किलोमीटर के दायरे में सरकार की पॉलिसी है तो 50 किलोमीटर के दायरे में करवा दो, महेंद्रगढ़ वालों को रेवाड़ी भेज दो, रेवाड़ी वालों को महेंद्रगढ़ कर दो। ये ऐसा करने में, और अगर उनको लगता है कि वह नकल होगी तो स्टाफ को चेंज कर दो, आप जो स्टाफ है उनको इधर से उधर कर दो तो आसानी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो बहुत से साथियों ने कहा कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिला। तो बेनिफिट तो देखो, अगर देखने वाली बात है, बेनिफिट की बात करें तो हम उस गरीब व्यक्ति से पूछे जो एक रेहड़ी वाला है, एक पेट्रोल पंप वाला, हर व्यापारी को उससे बेनिफिट मिलता है। जब हज़ारों की संख्या में अगर हमारे पास लोग आएंगे तो हर वर्ग को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये मुहिम 2018 में हमने बड़े ज़ोर शोर से उठाई थी और उसके बाद में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अब तक, वो लगातार हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले में लगभग कभी 50 सेंटर, कभी 60 सेंटर हमें लगातार मिल रहे हैं। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सरताज जनसेवा ग्रुप की मेहनत के द्वारा जो महेंद्रगढ़ शहर है उसमें भी जो एचएससी के जो सेंटर्स हैं वो बने और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमाने का मौका जरूर मिला। तो सर, हम महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमारा जो नारनौल से रेवाड़ी जो दादरी का रोड है, इसे पहले नेशनल हाईवे कहा जाता था लेकिन अब इसे स्टेट हाईवे बना दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहती है सरकार की जो लेवल था वो गिरा दिया गया महेंद्रगढ़ का? देखो, ये भी एक अजीब विडम्बना हुई है कि पहली बार हमने ये बात सुनने को मिली है। आज तक आप लोगों ने पूरे देश में ये बात कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि किसी एक मार्ग को पहले नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया जाता है और वो भी 10 साल तक लगातार 2010 से लेकर 2020 तक कंटिन्यू रहता है। और उसके बाद में खबर आती है कि भी अब इसको कैंसिल कर दिया गया, वापस जो है ना इसको पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट अब इसकी देख रेख करेगी। तो ये एक विचित्र घटना हमारे साथ क्षेत्र के साथ हुई थी। और जहाँ तक आपने कही कि सरकार की मंशा की बात, तो ये निश्चित रूप से ये बात सामने आई कि सरकार की मंशा इस बारे में ठीक नहीं लगी। और वो वर्तमान सरकार की नहीं, इसमें पूर्व सरकार की हम भी बात करें तो उस दौरान भी 5 साल तक 4 साल तक का जो लगभग उनका समय था वो निकल गया था कि भाई इसके रोड के टेंडर भी हो गए थे, पेड़ कटने की परमिशन
वो भी मिल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब तालमेल न होने की वजह से, चाहे जो भी बात रही हो, जिस कंपनी ने इसका टेंडर लगाया था वो काम मतलब यहाँ के विधायक लगा लो, जो भी मंत्री थे, उसको शुरू करवाने में असमर्थ रहे। उसके बाद में जब भाजपा सरकार आई तो इसका फिर जो है ना रूपरेखा बदल दी गई, क्योंकि जब भी कोई सरकार बनती है तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट का नाम चेंज करती है। तो इन्होंने 148 बीघा इसका रूपरेखा चेंज कर दिया, कोटपुतली से भटिंडा तक इसको जो है ना बनाने का प्रस्तावित कर दिया, बनाया जाएगा। उसके बाद में इसका काम शुरू हुआ। पीछे से ये रोड बनता बनता जो अपना मंदौली गांव है, जो महेंद्र जिले से लगभग 4-5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ तक बना दिया गया। उसके बाद में 2018 में एक स्टेटमेंट फिर पहले भी आई थी, इससे पहले भी, कि अब इसको आगे के टुकड़े को कैंसिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो हमारे नांगल चौधरी के विधायक हैं, उन्होंने इसका जो एक बचा हुआ हिस्सा है, जो नारनौल से और राय मलिकपुर, जो हमारा राजस्थान बॉर्डर का आखिरी गांव है हरियाणा बॉर्डर का, वहाँ तक इसको दोबारा पास करवाया। और इस बचे हुए जो हमारा हिस्सा है, इसके लिए भी उन्होंने थोड़ी बहुत बात कही, लेकिन वो इनके क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए ज़्यादा वो भी इस पर ध्यान नहीं देते। तो वो हिस्सा भी बनकर अब तैयार हो गया। अब एक खबर आती है कि बचा हुआ जो सिर्फ एक हिस्सा है, जो लगभग 42 से 43 किलोमीटर पड़ता है, उसको कैंसिल करके और वापस कर दिया गया। अब आप उस सड़क के हालात इतने नाजुक हैं कि आज कल भी वहाँ जो है ना राव तुलाराम चौक के पास एक घटना हुई है, और महीने में 1-2 जो है ना दुर्घटनाएं वहाँ अक्सर होती रही हैं। और इसमें ये बात हमारे समझ से बाहर है कि भाई ये क्यों किया गया। सिर्फ महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ है कि जिस जहाँ से हमारा शुरू होता है वहाँ से और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक इसको कैंसिल कर दिया गया। सर मतलब जहाँ वहाँ पे जो आप विधायक बता रहे हैं उन्होंने अपना काम करवा दिया, उधर भी थोड़ा काम हुआ है, लेकिन ये ही क्यों नहीं हो पा रहा? क्या महेंद्रगढ़ में कमी है या यहाँ के लोगों में कमी है? देखो, इसमें तो कमी तो अब क्या बताऊँ मैं, कि हम विधायक भी बार बार उन्हीं को बनाते हैं। सरकारों की कभी मैंने कह दिया कि दोनों की है, हम एक सरकार को भी इस पर आरोप नहीं लगा सकते कि भाजपा सरकार ने नहीं करवाया। कांग्रेस राज में भी इससे बुरे हालात थे, उस समय भी इसमें जो ना दादरी तक हम जाते थे, इतना बुरा हालात था, 1.5 फुट के खड्डे होते थे। तो ये भी नहीं कह सकते भी कांग्रेस राज में बहुत अच्छी इसकी कंडीशन थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस बात को कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम तो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इसका दोष ठहराएंगे, क्योंकि हमारी जो बात है वो हमारा जनप्रतिनिधि विधानसभा सरकार में रखने के लिए हम उसको नियुक्त करते हैं। अगर ये नहीं बन पाया तो निश्चित रूप से हमें और वर्तमान के और पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें पूर्ण रूप से दोषी हैं, और उनको अब भी ये मौका है, अब भी ये बात है जो सरकार में उठानी चाहिए। अभी ये नहीं है कि भाई कोई दोबारा नहीं बन सकता, ऐसा थोड़ी है। अगर वो चाहें, सरकार पे प्रेशर बनाएं, तो दोबारा भी इसको दर्जा दिया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर नहीं भी दर्जा मिलता है तो कोई बात नहीं, हरियाणा में बहुत से ऐसे रोड हैं जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने, अब पीडब्ल्यूडी के पास ही है, वो 4 लाइन बने हुए हैं। हमें तो रोड चाहिए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट बना दे, इस बात का कोई इशू नहीं है कि भाई NHAI इसको बनाए। तो सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो अब भी इसको जो है ना 4 लाइन बना सकती है। 42 किलोमीटर का टुकड़ा बचा हुआ है। तो इसमें जो है ना पूर्व के विधायक की भी आज सरकार है, तो अच्छी खासी उनकी सरकार में चलती है, तो उनको भी इस बात की पैरवी करनी चाहिए सरकार के सामने कि भी ऐसा महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ न करें। वर्तमान विधायक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी विधानसभा में एंट्री है, तो विधानसभा और सरकार इस बारे में आंदोलन करें ताकि सरकार इस बारे में विवश हो। तो जहाँ तक आपने बताई कि कमजोरी की, तो हम मानते हैं कि भाई हमारे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी रही है। तो सर, जिस प्रकार से जो हमारे महेंद्रगढ़ के विकास की बात है, कुछ समय पहले यहाँ पे ऐसी कुछ धरोहर आई थी जिसमें अगर हम चाहते तो यहाँ का विकास हो सकता था, यहाँ के जो नेता चाहते तो विकास हो सकता था। लेकिन सबसे पहली बात तो एक IMT जो यहाँ खुडाना गांव में हुई थी, तो सुनने में आ रहा है कि वो कैंसिल होने वाली है, वो नहीं बन पा रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो IMT का प्रोजेक्ट था वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। 24 फरवरी इसकी 2019 को इसकी ओपनिंग हुई थी। मैंने मेरी उस समय की भी स्टेटमेंट आप देख सकते हो, मैंने जो है ना ये जो अपने चैनल है उस पर भी कहा था, अखबार की भी मेरी आप स्टेटमेंट देख सकते हो। मैंने उस समय भी कह दिया था कि भाई IMT यहाँ नहीं बनने वाली है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप समझने की यहाँ की जनता भी कोशिश नहीं करती कि कोई भी हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्रोजेक्ट आएगा। खाली किसी चीज़ का उद्घाटन करवाने से, शिलान्यास करवाने से या घोषणा करने से कभी भी संभव नहीं हो पाता। और जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे IMT का हो, चाहे किसी भी का भी हो, उससे पहले उसकी कंडीशन देखी जाती है। उससे पहले मैं कहूँ कि उसकी टीम आती है। वो टीम जो है ना सर्वे करती है कि भाई जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी यहाँ की अनुकूल हैं।
जब वो रिपोर्ट देती है तो उसके बाद में आगे की रूपरेखा तैयार करी जाती है, फिर ज़मीन खरीदी जाती है, फिर वो प्रोजेक्ट तैयार होता है। अब जहाँ तक आपने कहा कि IMT का प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल हो गया, कैसे बना था, तो ये प्रोजेक्ट बना नहीं था, ये सिर्फ एक उस समय लोकसभा के चुनाव थे और यहाँ के पूर्व विधायक की थोड़ी सी आशा थी कि भाई उनको लोकसभा की टिकट मिलेगी, तो उस चुनाव में एक वोट बैंक को मतलब खींचने के लिए अपनी तरफ ये प्रोपगंडा किया गया था। और जब ये ओपनिंग हुई तो उसका पत्थर भी आप देख सकते हो, उसमें IMT का नाम नहीं था, उसमें II जिसको औद्योगिक संपदा हम बोलते हैं उसकी ओपनिंग करी गई थी और इन्होंने तो उद्घाटन के बोर्ड लगाए थे। अब ये भी एक अजीब विडंबना है कि किसी भी कोई भी संस्था आती है, पहले उसकी घोषणा होती है, फिर उसका शिलान्यास होता है, फिर वो बन के जब तैयार हो जाती है तब उसकी ओपनिंग करी जाती है। लेकिन हमारे मेंढड़ में विपरीत चलता है, हम यहाँ सीधी उद्घाटन हो जाते हैं, जबकि उसके पेपर भी तैयार नहीं हुए थे। तो उस समय इन्होंने उद्घाटन उसका कर दिया, कोई बात नहीं थी। उसके बाद में लोगों ने, बहुत से मीडिया साथियों ने मेरे से पूछा कि भाई आपकी क्या राय है। मैंने कहा था कि 1% भी संभावना नहीं है कि खुडाना में IMT बनेंगी। उसके पीछे टेक्निकल कारण है, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है, IMT का प्रोजेक्ट होता है वो एक प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरह होता है। जिस प्रकार से जैसे कोई भी कंपनी हमें हाउसिंग बोर्ड जैसे फ्लैट बना के देते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपसे पहले पैसा लिया जाता है। जिस प्रकार से आप 10% पैसा दोगे, आपके एग्रीमेंट करा दिया जाता है, उसके पास आप और पैसा दोगे, तो आपको धीरे धीरे जब आपके 100% पैसे पूरे हो जाते हैं तब आपको हैंडओवर किया जाता है। उसी प्रकार से IMT है। इसको HSIDC जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको इसको डेवलप करता है। सबसे पहले इसके लिए ज़मीन ली जाती है। ज़मीन, पहली बात तो हमारे पास यहाँ ज़मीन पूरी नहीं थी जहाँ उद्घाटन हुआ IMT के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई औद्योगिक संपदा की अगर संभावनाएं होंगी तो इसको डेवलप कर देंगे। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुंह से ये कहा था मीडिया के साथियों के सामने कि उन्होंने पूछा कि जो बजट कब दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था भाई हमारा काम नहीं है, ये HSIDC का काम है, वो यहाँ संभावनाएँ देखेंगे, अगर उनको लगेंगी तो वो इसका जो है पेमेंट रिलीज कर देंगी। अब बात है कि क्यों नहीं बनी, तो क्यों नहीं बनने का कारण ये था कि यहाँ संभावनाएं नहीं थी। IMT को डेवलप करने के लिए जो कंपनियां होती हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि कितने लोग यहाँ इच्छुक हैं जो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। हमारे यहाँ इनवाइट किया गया तो सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ इच्छुक हैं, तो उन्होंने दोबारा फिर समय बढ़ाया है। अब वो समय भी जा लिया है, 30 जुलाई तक का समय था कि भाई और लोग इच्छा जताएं। अब ये करेंगे क्या, जैसे जो इन्होंने इन्विटेशन डाला उसमें क्या होता है कि जैसे अपनी ये जगह है तो इसकी पूरी रूपरेखा दिखाई जाती है कि भाई ये खुडाना है, ये खुडाना दिल्ली से कितना दूर पड़ता है, जयपुर से इसकी दूरी कितनी है, मेडिकल कॉलेज इससे कितनी दूर पड़ता है। तो जो हमारे, पहली बात तो महेंद्रगढ़ के पास कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत अगर कुछ था वो अधिकारियों ने दिखाया, न इसकी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दूरी दिखाई, न इसकी जो मेडिकल कॉलेज कोरियावा से बन रहा है उससे दूरी दिखाई, न लॉजिस्टिक हब जो बना है उससे दूरी दिखाई। अब क्या होता है कि व्यापारी क्या करता है कि वो सिर्फ साइट पे देखता है कि भाई नई IMT महेंद्रगढ़ में डेवलप हो रही है, तो वो देखता है कि इसके आसपास देखा जाए क्या है, तो उनको उसके नज़र कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वहाँ सिर्फ एक खुडाना IMT का इन्विटेशन है। तो एक बात बताओ, जब कोई व्यापारी ऐसी कंडीशन में क्यों लगाएगा? और IMT के लिए सबसे 3 अहम बिंदु होते हैं। फर्स्ट बिंदु होता है कि मेडिकल की सुविधा, क्योंकि जब लाखों की संख्या में कर्मचारी आएंगे तो फर्स्ट पॉइंट है मेडिकल हॉस्पिटल नज़दीक होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। दूसरा, इसको आयात निर्यात करने के लिए 2 मार्गों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो रेलवे का मार्ग और दूसरा सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग भी हमारा टुकड़ा बचा हुआ है, रेलवे मार्ग हमारे पास है ही नहीं, एक छोटा जो काम चला हुआ है। तो ये तीनों जो बिंदु, अहम बिंदु, ये हमारे पास है नहीं। तो IMT में यहाँ ऐसा कौन व्यापारी है, पागल है, जो यहाँ आके उद्योग लगाएगा? तो ये एक इनका जल्दबाजी का किया हुआ प्रोजेक्ट था। आने वाले समय में आप देखना इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कैंसिल करके दूसरे क्षेत्र में लेके जाया जाएगा, और वहाँ के जो विधायक हैं वो कुछ उनके पास है, और जो नए भी होगा ना वो भी अधिकारियों से मिल के उस चीज़ को, प्रोसेस को पूरा करवाएंगे, और जैसे प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये जो IMT का जो प्रोजेक्ट था ये एक चुनावी स्टंट था, उस समय चुनाव में वोट बैंक को खींचने के लिए किया गया था। धरातल पे न उस समय कुछ था न आज कुछ है। तो सिर्फ लोगों के साथ, जनता के साथ सरकार ने धोखा किया, कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पूर्व के मंत्री की बात करें तो उन्होंने एक धोखा नहीं किया। आप एक बात बताओगे, पिछले 5 साल में जितने भी शिलान्यास हुए थे, कोई एक छोटे मोटे को छोड़कर आप एक बताओ कि धरातल पर किसी का काम ही नहीं हुआ। आप हाईवे का देख लो, आप अलवर से अपने दादरी रेलवे मार्ग का देख लो, अपने हॉस्पिटल का देख लो, हॉस्पिटल वाले का क्या हुआ? सिर्फ वहाँ उप नागरिक अस्पताल का जो बोर्ड था उसको बदल कर नागरिक अस्पताल कर दिया गया। न तो उसकी बिल्डिंग वहाँ बनी, न उसमें कोई जन सुविधाएँ बढ़ी। हमारे पास है क्या? यहाँ तो सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन हुए हमारे क्षेत्र में। जिस
प्रकार से बता रहे हैं कि वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है, यहाँ पे बनी हुई है। आप वहाँ भी गए थे, आपने वहाँ पे समर्थन दिया था, वहाँ पे धरना चला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो धरने की बात है वो मैं कहूँ कि आसपास के जो गाँव के सब की मांग है कि वहाँ जो एक तो रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उस समय गलतियाँ होगी कि जो पंचायतों ने जो प्रस्ताव दिया उसमें इस प्रकार के कोई लिखित जो प्रोसेस नहीं हो पाया कि आगे के लिए उसमें आरक्षण मिल सके। लेकिन उसके बाद में इस बारे कई बार आंदोलन हो चुके, लेकिन ये सेंट्रल लेवल का मामला है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई अधिकार नहीं होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें प्रोसेस बनाया कि भी 2 गांवों ने ज़मीन जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दी है, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसमें जो आरक्षण का एक बिंदु होता है वो होना चाहिए। मेरा मानना है कि भी हमें मिलना चाहिए। जब हमारे क्षेत्र में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो चाहे एडमिशन की बात हो चाहे और बात हो, उसमें आरक्षण होना चाहिए। दूसरी जो वो धरने वहाँ चला हुआ है उसमें एक जो हमारे वीसी हैं यहाँ पर पीछे काफ़ी साल से कार्यरत हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी जो है ना इस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं कि भी एक तो सरकारी जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, कि छोटी छोटी जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनके 800 700 रुपये के उन्होंने बिल लगा रखे हैं, और जो बिल्डिंगों का काम चला हुआ है जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि वीडियो फोटो दिखाई हैं, तो जो नई बिल्डिंगें बनने लग रही हैं उनके जो लेंटर हैं वो हवा से गिरने लगे हुए हैं। तो उसमें एक भ्रष्टाचार का मैं कहूँ नहीं कहीं बोलबाला है, और उसकी जांच के लिए जो है ना सब लोग इसका कह रहे हैं कि भाई इस मामले की जो है ना जांच होनी चाहिए, क्योंकि वीसी का कार्यकाल भी एक बहुत लंबा हो गया और पूरा होने के बाद में भी उसका यहाँ से उनको नहीं भेजा जा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार में उनकी मिली भगत जरूर है। और जो उनका आंदोलन उनका हम समर्थन करके आए थे, और सरकार से उस समय भी मैंने लिखित में पत्र भेजा था कि भी इस प्रकार के जो अधिकारी है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसा हम सब का पैसा है, गरीब आदमी सब उसमें टैक्स देते हैं तब जाके ये पैसा प्रोजेक्ट में आता है। तो अगर इस प्रकार के अधिकारी पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले समय में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस मामले की जाँच की हमने मांग करी थी, और सोचते हैं कि जो सरकार इस बारे में जल्द कोई सकारात्मक परिणाम आए। इस प्रकार से यहाँ के जो लोग डी ग्रुप में लगे हुए थे तो उनके ऊपर अगर कोई छोटा सा मुकदमा था तो उनको हटा दिया गया, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रोफेसर है उनके ऊपर काफ़ी धाराएं लगी हुई हैं, उनको इन्होंने लगा लिया, उनकी वाइफ को भी लगा लिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक एक्ट की बात है तो एक्ट का नौकरी में कोई वो नहीं होता अगर आपके ऊपर वो साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि आरोप किसी भी व्यक्ति पर लग सकता है, आप पर भी लग सकता है, हम पर भी लग सकता है, और एक लिखित शिकायत कोई किसी को भी दे सकता है। तो जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि भाई राजेश मलिक के बारे में बताया कि भाई उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उन पर कोई मामला अभी जो ना वो दोषी करार नहीं है किसी कोर्ट से, सिर्फ एक आरोप लगा हुआ है, और जो हटा दिए वो भी गलत हटा दिए, क्योंकि बिना किसी आधार के आपके ऊपर कोई अगर आरोप लग जाता है, लेकिन जब तक कोर्ट आपको उसमें दोषी करार नहीं देता, तो ये नियम है हमारा कि तब तक हम उस आदमी को दोषी नहीं मान सकते, चाहे वो सर्विस में हो या कहीं भी हो। तो पहले जो है ना FIR के आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाना बहुत गलत है। इस प्रकार से एक मामला सामने आया था कि वहाँ पे एक जो गेट कीपर था वो उस टाइम खांसी खा ली, उसका घर पूरा ख़त्म हो गया, तो उसके बारे में क्या कहें? कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखो, उस मामले की तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर इस प्रकार की बात हुई है किसी परिवार के साथ तो वो गलत है। अगर इस प्रकार की दुर्घटना हुई है और परिवार का कोई आदमी जाता है तो परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस प्रकार की घटना हुई है तो उस बारे में भी हम जो है ना मांग करेंगे। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे सरताज जनसेवा ग्रुप के ओनर श्री कुलदीप यादव जी से, जो लोगों की अपने मन से सेवा करते हैं, अपना जो पूरा तन मन धन लगा देते हैं लोगों की सेवा करने में, लोगों का काम करने में, और जो ये मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों को हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आपको अगर कोई परेशानी है, वो जो परेशानी वो ये ज़रूर सोल्व करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हम उसको ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।